अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, 2006 का अधिनियम संख्यांक 4 राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी 20 जनवरी 2006 को। इसका विस्तारित नाम है बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचार के लिए बालक न्यायालयों के गठन तथा उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत ने 1990 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया था और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को हुए बालक अधिकार संबंधी अभिसमय को भी स्वीकार कर लिया। और बालक अधिकार संबंधी अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए अनिवार्य बनाती है कि वे अभिसमय में प्रगणित बालकों के अधिकारों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। और बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए हाल ही में जो एक नई पहल आरंभ की है वह यह है कि उसने राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003 को अंगीकार किया। और मई 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में बालकों के लिए उपयुक्त विश्व नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था, जिसमें वर्तमान दशक के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, युक्तियां और क्रियाकलाप अंतर्विष्ट हैं। और यह समीचीन है कि इस संबंध में सरकार द्वारा अंगीकृत नीतियां बालक अधिकार संबंधी अभिसमय में विहित मानकों और अन्य सभी सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय लिखितों को कार्यान्वित करने के लिए बालकों से संबंधित विधि अधिनियमित की जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। उपधारा 2 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये निश्चित हो चुका है, संपूर्ण भारत पर है। वर्तमान में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, अर्थात इसकी प्रवृत्ति तिथि 20 जनवरी 2006 है, जब इसकी राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। इसी दिन यह प्रकाशित भी हुई थी। धारा 2 परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, क अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। ख बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। ग आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। घ सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। अंग अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। च विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। छ राज्य आयोग से धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। अध्याय 2 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। धारा 3 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। उपधारा 1 केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात हो, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। उपधारा 2 आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात क एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। ख केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य, जिसमें कि 2 स्त्रियां हों और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। पहला इसमें शिक्षा, दूसरा बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या विकास, बाल विकास, तीसरा किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख, चौथा बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण, पांचवा बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और छठवां बालकों के संबंधित विधियां। उपधारा 3 इस आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। धारा 4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा महिला
महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयनित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। 5 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। उपधारा 1 अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों के से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, परंतु यह कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य क अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु और ख सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। उपधारा 2 अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा। धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएं, परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उनकी सेवा के लिए अन्य निर्बंधों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें अलाभकारी परिवर्तन किए नहीं जाएंगे। धारा 7 पद से हटाया जाना। उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। उपधारा 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी या यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य का दिवालिया न्याय निर्णीत किया जा सकता है, या ख अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या ग कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या घ विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है कि, या अंग अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो जाता है, या च किसी ऐसे अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, या छ आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए बिना उसकी 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। धारा 8 अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना। उपधारा 1 यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य क धारा 7 में वर्णित निर्हृदयताओं में से किसी के अधीन हो जाता है, या ख धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन अपना त्यागपत्र निविदत्त कर देता है तो उस पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। उपधारा 2 यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्तियां हो जाती है तो ऐसी रिक्तियों के धारा 4 के उपबंधों के अनुसार 90 दिन के भीतर नई नियुक्तियां करके भरा जाएगा और इस प्रकार व्यक्ति पर वह पद उस पदावधि की उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए यथास्थिति वह अध्यक्ष या सदस्य जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है उस पद को धारण करता है। धारा 9 रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या ख किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या ग आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। धारा 10 कारोबार के समयभार के लिए प्रक्रिया। उपधारा 1 आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 मास का अंतर नहीं होगा। उपधारा 2 अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, परंतु बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का
व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। उपधारा 3, यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। उपधारा 4, आयोग किसी अधिवेशन में अपने कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए। उपधारा 5, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या किसी निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। धारा 11, आयोग के सदस्य सचिव अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपधारा 1 केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा भारतीय सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं करेगी और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। उपधारा 2, सदस्य सचिव आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। उपधारा 3, आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सदस्य सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएं। धारा 12, वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का जिनके अंतर्गत धारा 11 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी हैं। धारा 27 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा। अध्याय 3, आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। धारा 13, आयोग के कृत्य। उपधारा 1, आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा। क, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। ख, केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतराल पर जिन्हें आयोग उचित समझे उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ग, बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश करना। घ, उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकता है और समुचित उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। अंग, उन बालकों से जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुंब रहित बालक और कैदियों से बालक भी हैं। संबंधित बालकों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारिक उपायों की सिफारिश करना। च, बालक अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालीन पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। छ, बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना। ज, समाज के विभिन्न वर्गों में बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसारण करना और प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। य, झ, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षा गृह या किसी अन्य निवास गृह या बालकों के लिए बनाई गई संस्था जिनके अंतर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी हैं का निरीक्षण करना या करवाना, जहां बालकों को उपचार, सुधार और संरक्षण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है। निरीक्षण करना या करवाना और किसी औपचारिक कार्यवाही के लिए यदि आवश्यक हो संबंधित प्राधिकारी से बातचीत करना।
या निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों का स्वप्रेरणा से विचार करना। पहला, बालक अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण। दूसरा, बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का अक्रियान्वयन। तीसरा, बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत विनिश्चय, मार्गदर्शकों या अनुदेशों का अनुपालन या ऐसे विषयों के उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना। और ऐसे अन्य कृत्य करना जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपयुक्त कृत्यों से अनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझे गए। दूसरा, आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। धारा 14, जांच से संबंधित शक्तियां। उपधारा 1, आयोग को धारा 13 की उपधारा 1 के खंड इ में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय विशिष्टतः निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है। अर्थात क, किसी व्यक्ति को समन जारी करना, हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। ख, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना। ग, शपथ पत्रों पर साक्ष्य दे लेना। घ, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना। और अंग, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। दूसरा, आयोग को किसी मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी जिसे उसका विचार करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होना होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। धारा 15, जांच के पश्चात कार्यवाही। आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा। अर्थात उपधारा आई, जहां जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है, वहां वह संबंध सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्यवाही जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। दूसरा, उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय ऐसे निर्देशों और आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे अनुरोध कर सकेगा। तीसरा, पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसे तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग उचित समझे संबंध सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। धारा 16, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। उपधारा 1, आयोग केंद्र सरकार को और संबद्ध राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक हो या महत्वपूर्ण हो कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। दूसरा, यथास्थिति केंद्र सरकार या संबद्ध राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएंगे। तीसरा, उपधारा 3, वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। अध्याय 4, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। धारा 17, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। उपधारा 1, राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो राज्य का नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात हो गठन कर सकेगी। उपधारा 2, राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। अर्थात क, एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। और ख, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य जिनमें से कम 2 स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से शिक्षा,
बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण या बाल विकास। तीसरा, किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख। चौथा, बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण। पांचवा, बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। और छठवां, बालकों से संबंधित विधियां। उपधारा 3, राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। धारा 18, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी। धारा 19, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। उपधारा 1, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु कोई भी अध्यक्ष सदस्य 2 पदावधियों के अधीन के लिए पद धारण नहीं करेगा, परंतु यह कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य क अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु और ख सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। उपधारा 2, अध्यक्ष और कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा। धारा 20, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निर्बंध और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उनकी सेवा के अन्य निर्बंधों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। धारा 21, राज्य आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी। उपधारा 1, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगा और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। दूसरा, उपधारा 2, सचिव राज्य आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। उपधारा 3, राज्य आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निर्बंध और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं। धारा 22, वेतन और भत्तों का अनुदानों में संदाय किया जाना। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का जिनके अंतर्गत धारा 21 में निर्दिष्ट सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी हैं। धारा 28 की उपधारा 1 में अनिर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा। धारा 23, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। उपधारा 1, राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। उपधारा 2, राज्य सरकार उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित और ऐसे सिफारिशों में से किसी की अस्वीकृति के कारण सहित यदि कोई हो जहां राज्य विधानमंडल 2 सदस्यों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधानमंडल 1 सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएंगी। उपधारा 3, वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएंगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। धारा 24, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। धारा 7, धारा 8, 9, 10, 13 की उपधारा 1 और धारा 14, 15 के उपबंध राज्य आयोग को निम्नलिखित उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे और प्रभावी होंगे, अर्थात क, आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। ख, केंद्र सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं और ग, राज्य सचिव के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सचिव के प्रति निर्देश हैं।
अध्याय 5 बालक न्यायालय। धारा 25 बालक न्यायालय राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए क कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है या ख कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। धारा 16 विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। अध्याय 6 वित्त लेखा और संपरीक्षा। धारा 27 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। उपधारा 1 केंद्र सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। उपधारा 2 आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियाँ खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियाँ उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व्यय मानी जाएगी। धारा 28 राज्य सरकारों द्वारा अनुदान। उपधारा 1 राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। उपधारा 2 राज्य आयोग इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व्यय मानी जाएंगी। धारा 29 आयोग के लेखा और संपरीक्षा। उपधारा 1 आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप के रूप में तैयार करेगा जो केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करें। उपधारा 2 आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षा द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएंगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षा को संदेह होगा। उपधारा 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षा और इस नियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा को साधारणतः सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां लेखा संबंधी वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। उपधारा 4 आयोग द्वारा केंद्र सरकार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे उन संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति वर्ष भेजे जाएंगे और केंद्र सरकार ऐसे संपरीक्षा रिपोर्ट की उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगी। धारा 30 राज्य आयोग के लेखा संपरीक्षा। उपधारा 1 राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप के रूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करें। उपधारा 2 राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षा तथा महालेखा परीक्षा द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। उपधारा 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के
लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को साधारणतः सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं, और विशिष्टतः उसे बहियां लेखें, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। उपधारा 4 राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे, और राज्य सरकार ऐसे संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाई जाएगी। ठीक है। अध्याय 7 प्रकीर्ण बोलता है कि धारा 31 सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के संबंध में अथवा किसी रिपोर्ट या कागज पत्र केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के संबंध में कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 32 अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग या राज्य आयोग में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। धारा 33 केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश। उपधारा 1 आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं। उपधारा 2 यदि केंद्र सरकार और आयोग के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केंद्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। धारा 34 विवरणियां या जानकारी। आयोग केंद्र सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसे विवरणी या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी केंद्रीय सरकार समय समय पर अपेक्षा करे। धारा 35 केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात क आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें तथा धारा 6 के अधीन उनके वेतन और भत्ते। ख आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा 4 के अधीन अधिवेशन में उसके कारोबार में संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। ग वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन आयोग के सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा। घ धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा, अन्य निर्बंधन और शर्तें। और अंग धारा 29 की उपधारा 1 के अधीन आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा, विवरण और अन्य अभिलेख का प्रारूप। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोत्तर अनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 36 राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम
अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात क राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंध और शर्तें तथा धारा 20 के अधीन उसके वेतन और भत्ते। ख राज्य आयोग द्वारा धारा 24 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा 4 के अधीन बैठक में उसके कारोबार के संव्यवहार के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। ग वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 21 की उपधारा 2 के अधीन राज्य आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा। घ धारा 21 की उपधारा 3 के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें। और अंग धारा 30 की उपधारा 1 के अधीन राज्य आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाली लेखा विवरणी और अन्य अभिलेख का प्रारूप। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के जहां उसके 2 सदन हैं प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसे राज्य विधानमंडल में 1 सदन है तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। धारा 37 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति। उपधारा 1 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंध से असंगत ना हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। धन्यवाद।